खुशामदीद, आदाब, अस्सलामुअलैकुम। आप सबको हमारी तरफ से हो। 1 अगस्त सन 2024 प्रोग्राम सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे वादा आपके सामने हाजिर खिदमत सुबह सुबह। और आज की इस नशरियात में हमारी कोशिश रहेगी कि आपको जम्मू कश्मीर के मौजूदा सूरत हाल से रूबरू करवाया जाए, मौसमी सूरत हाल से आपको रूबरू करवाया जाए, कौमी शारा की सूरत हाल से आपको रूबरू करवाया जाए, सरहद पर थोड़ी देर पहले एक बड़ी खबर आई है उससे आपको रूबरू करवाए, और फिर यह भी आपको बताएं कि मरकज़ की फराख दिलाना इमदाद अगर मिलती भी है तो जम्मू कश्मीर के अंदर अफसरशाही का निज़ाम ये है कि काम हो नहीं रहा है। काम किस महकमे का एक्सरे आपके सामने रखेंगे वो भी आपको बताएंगे, और फिर अपने उस बड़े मंसूबे और बड़े प्रोग्राम पर भी आएंगे जो आपकी और मेरी आवाज़ है, जो हम सब की मजबूरी है, क्योंकि हम सब ने उड़ता जम्मू कश्मीर के टैग को ख़त्म करवाना है, नशा मुक्त जम्मू कश्मीर बनाना है। इसलिए उस आवाज़ के साथ आप भी हमारे साथ 9 बजे ज्वाइन करेंगे, और उसके बाद भी आखिरी पड़ाव पर जब हम आएंगे तो आपकी और हमारी गुफ्तगू होगी, मसाइल और मामलात पर बात होगी। आप हमारे साथ बने रहेंगे इस प्रोग्राम में कि वक्फे वक्फे से हर पल खबर तह तक आपको बताएंगे। आप हमारे साथ ज्वाइन करेंगे हमारी राब्ता साइट फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम को, और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.gulistanews.in पर खबर, तजिया और तबसरा हर पल खबर तह तक आप तक पहुंचाते हैं। लेकिन प्रोग्राम का आगाज हिस्ट्री ऑफ द डे से। आसिफ रशीद मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है। प्रोग्राम का आगाज करेंगे हिस्ट्री ऑफ द डे से। खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, इस्तकबाल आप सबका। प्रोग्राम सलाम जीके का आगाज हो चुका है। फॉर्मेट के मुताबिक हमें आगे बढ़ना है। जुमेरात का दिन है, अंग्रेजी कैलेंडर के मुताबिक साल 2024 और अगस्त यानी 8वें महीने की पहली तारीख शुरुआत हो चुकी है। आज पहले दिन की तारीखी एतबार से अहमियत क्या है हिस्ट्री ऑफ द डे में सबसे पहले आपको बताएंगे, और उसके बाद एक एक करके अपने मौज़ूआत पर जाएंगे। यानी इस प्रोग्राम का जो हिस्सा है मुख्तलिफ सेगमेंट से गुजरते हुए आपकी बात भी की जाएगी। हिस्ट्री ऑफ द डे में पता चलता है कि आज ही के दिन 1617 में हिंदुस्तान में बरतानवी कानून का नफाज अमल में आया और अदालती निज़ाम का जो क़याम है वो बाज़ाब्ता तौर पर शुरू हुआ। अगरचे ब्रिटिशर्स ने ये कवानीन बनाए थे, लेकिन अदालतों के जरिए इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाने का एक सिलसिला आज के दिन शुरू किया गया था। 1 अगस्त 1774 में साइंसदान पर्सले ने ऑक्सीजन आज ही के दिन दरियाफ्त की, जो बाद में रफ्ता रफ्ता करके तिब्बी दारू के अंदर इस्तेमाल की जाने लगी। 1834 में इंग्लैंड में गुलामी की रिवायत खत्म करने का ऐलान बाज़ाब्ता तौर पर आज ही के दिन किया गया। साल 2006 18 बरस कबल जापान ने दुनिया की पहली ज़लज़ला से पेशगी अलर्ट खदमात की। ये शुरुआत उस वक्त हुई जब जापान खुद जो सबसे ज़्यादा मुतासरा इलाकों में से एक है, मुतासरा खित्तों में से एक है। यानी किसी भी इलाके के अंदर मौसम तब्दील होता है तो पहले से ही उसकी इतला मौसूल हो कि किन इलाकों में ख़तरात हैं, क्या हो सकता है, मुमकिन तौर पर जो ख़तरात रहते हैं उनका पहले से ही पता लगाया जा सके, और कबल अज़ वक्त ज़लज़ले की भी जो इन्फॉर्मेशन है वो हासिल की जा सकी। 2006 में एक नया निज़ाम मुतारिफ़ कराया गया। 1867 में अमेरिका में सियाह फाम या जो ब्लैक लोग थे उनको पहली बार हक़ राय दही का इस्तेमाल करने का जो हक़ है वो हासिल हुआ। वोट डालने का पहली मरतबा इनको राइट्स दिए गए। 1882 में भारत रत्न अवार्ड याफ्ता अजीम मुजाहिद आज़ादी परशोत्तम दास टंडन की पैदाइश उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में आज के दिन हुई। इसके अलावा 1894 में पहली बार चीन और जापान आमने सामने आए, दोनों के दरमियान जंग हुई, और 1894 में जो कुछ हुआ उसका असर आज 2024 में भी आप देखते हैं। दौरे हाजिर में भी दोनों ममालिक के ताल्लुकात इतने बेहतर नहीं हैं जितने चीन ने दीगर दोस्तों के साथ ताल्लुकात जिस हिसाब से बेहतर किए हैं। 1899 में पहले वज़ीर आज़म पंडित जवाहरलाल नेहरू की अहलिया व समाजी कारकुन मुजाहिद आज़ादी कमला नेहरू की पैदाइश भी आज के दिन हुई। साल 1914 था, 110 बरस कबल तारीख आज की यानी 1 अगस्त थी। जर्मनी में पहली बार आलमी जंग के आगाज में रूस के खिलाफ ऐलान जंग किया गया, और इस तरीके से फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आज के दिन शुरू हो गई थी। साल 1920 था आज का दिन। 104 बरस कबल मुजाहिद आज़ादी बाल गंगाधर तिलक, जिनका मुंबई में इंतकाल हुआ, आज उनकी बरसी है। उनकी जो खिदमात हैं बिलखुसूस मुल्क की हिफाजत को यकीनी बनाने, मुल्क की सालमियत के लिए और मुल्क को खतरात से बाहर निकालने के लिए जो कोशिश है, जो जद्दोजहद है, उसको आज के दिन याद किया जाता है। 1953 में आज ही का दिन था। मुल्क में तमाम एयरलाइंस को कौमियाया गया। आज एक तरह से नेशनल लेवल पर यह फैसला हुआ कि तमाम जो एयरलाइंस हैं उनको कौमियाया जाएगा। 1953 आज़ादी के 6 बरस बाद यह फैसला भारत सरकार की जानिब से हुआ। और 1992 में उस वक्त के वज़ीर आज़म पी नरसिम्हा राव ने वाइजैग स्टील प्लांट कौम के लिए वक्फ किया
उनके नाम किया और मुल्क के पहले 3 बड़े स्टील प्लांट्स में से वाइजैग के अंदर, जो विशाखापट्टनम का बिल्कुल करीबी हिस्सा है, पहला स्टील प्लांट आज के दिन कायम किया गया। तो ये हिस्ट्री ऑफ द डे में बड़ी बातें थी जो आपके सामने हमने रखी हैं प्रोग्राम में। और शुरुआत में एक स्पेशल सेगमेंट होता है जिसमें हमारी कोशिश रहती है कि कम वक्त में ज्यादा मालूमात हासिल की जा सके, दुनिया भर के अंदर क्या कुछ माजी में हुआ और सबका आमोज वाकयात आपके सामने रखे जाएं। वो सिलसिला हमने बरकरार रखा। यहाँ से आगे बढ़ेंगे और शुरुआत करेंगे प्रोग्राम की। और सबसे पहले बात मौसम की अपडेट आपको करते चले। मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी से राहत मिली है, लेकिन कुछ एक इलाकों में अभी भी आफत गर्मी से है, परेशानियां हैं और निजात मिलने का इम्कान आइंदा 24 घंटों में है। शुरुआत इसी खबर के साथ। चलिए जनाब, श्रीनगर और जम्मू के मौसम के मिजाज से आपको अपडेट करें, जहां जम्मू सूबे के लिए एक अच्छी और राहत भरी खबर है कि आज सुबह से लगातार बारिशों का सिलसिला शुरू हो गया है और मैदानी और पहाड़ी इलाकों के अंदर बारिशें हो रही हैं। वह सूबा कश्मीर के अंदर पारा लगातार गर्म होता हुआ नजर आ रहा है और 4 ऐसे मकामात हैं जहां पर दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट के बजाय उछाल हो रही है और जिसकी वजह से शदीद गर्मी मुख्तलिफ इलाकों के अंदर देखने को मिल रही है। इधर रियासती महकमे मौसमियात की पेशनगोई के मुताबिक आज से 5 अगस्त के दरमियान मतला अबर आलूद रहेगा। कई मकामात पर हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें सूबा कश्मीर के अंदर हो सकती है। ताहम मैंने पहले ही बता दिया कि सूबा जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जबरदस्त बारिशें सुबह 2-2.5 घंटे से लगातार जारी है। इस बीच जहां बारिशें हल्की सूबा कश्मीर के अंदर हो रही हैं और जम्मू सूबे के अंदर सुबह से लगातार बारिशें हुई हैं, तो किसानों ने थोड़ी सी राहत ली है, किसानों को थोड़ी सी राहत नजर आ रही है। इधर इरिगेशन एंड फ्लड कंट्रोल महकमे का मानना है कि अगर मौसम इसी तरीके का रहा, हल्की से दरमियाना दर्जे की भी बारिशें हुई, तो मौसम का मिजाज बेहतर होने का जो इतलात आ रही हैं कि बारिशें होंगी, इससे मजीद राहत मिल सकती है इरिगेशन फैसिलिटीज में। क्योंकि आपको याद होगा कि खेत हमारे हो, हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर सेक्टर हो, बुरी तरह से इस वक्त मुतासिर हो रहा है। ताम महकमा ज़राअत के मानना है कि मजीद कुछ दिनों के लिए रुका जाएगा। अगर मुसलसल इसी तरीके से खुशक साली रही तो ड्रॉट का प्लान यानी खुशक साली का प्लान भी तरतीब दिया जाएगा और हुकूमत के सामने बाज़ाब्ता तौर पर एक बात जो है वो सामने रखी जाएगी। 4 स्टेशन सूबा कश्मीर के 6 में से ऐसे हैं जहां पर दर्जा हरारत नॉर्मल में से 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। शहर श्रीनगर के अंदर दर्जे हरारत 5 डिग्री ज्यादा रिकॉर्ड की गई है नॉर्मल से। काजीगुंड के अंदर भी वैसी सूरत हाल दिखी है और दीगर मकामात पर भी सूरत हाल इसी तरीके की दिखी है। जम्मू सूबे के अंदर दर्जा हरारत में जो कल दिन का दर्जा हरारत वो 36.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। बानिहाल के अंदर 31.2 डिग्री रिकॉर्ड किया गया था। बटोट, कटरा, बदरवा के अंदर भी 29.6, 33.6 और 33.4 बिल तरतीब रिकॉर्ड किया गया है। रियासती महकमे मौसमियात के मुताबिक अब जब बारिशें होंगी तो उससे सैलाबी सूरत हाल का भी खतरा है और कुछ मकामात पर बादल भी फट सकते हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइडिंग और मड स्लाइडिंग का भी खतरा बहुत ज्यादा बना हुआ है सूबा कश्मीर और सूबा जम्मू के बालाई और मैदानी इलाकों के अंदर। ताहम इतलात ये है कि सूबा कश्मीर के अंदर अभी बारिशों का इंतजार है। सिर्फ आपको बादल दिख रहे हैं, लेकिन जम्मू आते आते आपको सूरत हाल मुकम्मल तौर पर तब्दील आएगी। हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशें जहां पहाड़ी इलाकों के अंदर है, वहीं भी मैदानी इलाकों के अंदर आज जमकर सुबह 2 से 2.5 घंटे से बारिशें हो रही हैं। बारिशें सिर्फ जम्मू कश्मीर के अंदर नहीं हो रही है, बल्कि इतलात यह है कि दिल्ली समेत NCR और पंजाब के अंदर भी हल्की से दरमियाना दर्जों के बारिशों ने दस्तक देना शुरू की है। ये तो थी सूरत हाल मजमूई तौर जो हमने आपके सामने रखी है। लेकिन जब मरकजी महकमे मौसमियात ये बता रहा है कि मौसलाधार बारिशें होंगी, तेज हवाएं चलेंगी और मड स्लाइडिंग या लैंड स्लाइडिंग होगी, तो श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा का भी हाल आपको बताते चले, जहां पर इतला इस वक्त यह है कि श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा को बंद कर दिया गया है क्योंकि मुतअद्दिद मकामात पर पसियां गिराने का सिलसिला शुरू हो गया है। हिंगनी का मकाम जहां पर मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से शाहरा बंद हुई है। ट्रैफिक को दोनों अतराफ से इस वक्त रोक दिया गया है। भारी भरकम मशीनरी का इस्तेमाल करके इस इलाके के अंदर इस वक्त कोशिश ये हो रही है कि फौरी तौर पर दोनों अतराफ से गाड़ियों को रवाना किया जा सके। और इसके अलावा मिहाड़, पंथियाल और किश्तवाड़ी पत्थर के मकाम पर भी हमारी जानकारी के मुताबिक और इब्तदाई जो रिपोर्ट्स हैं और तस्वीरें हम तक पहुंची हैं, ये मनाजिर बताते हैं कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि पत्थर गिरने का सिलसिला भी शुरू हुआ है। ये हिंगनी की तस्वीर है, रामबन और बनिहाल के बीच वाला वो सेक्शन जहां पर फ्लाईओवर के जरिए भी इस रास्ते से ये जो सिचुएशन है इससे निजात पाने की कोशिश हो रही है। लेकिन फिलहाल फ्लाईओवर के लिए इंतजार करना होगा। जब तक शाहरा से गाड़ियों का गुजर होता है मुश्किलात काफी ज्यादा है।
नीचे जो कटिंग हुई है, नतीजा ये है कि ऊपर से ये पहाड़ खिसक कर आ रहे हैं और जब भी कभी मौसम खराब होता है तो चट्टानें खिसकती हैं, मिट्टी के तोदे गिरते हैं। और इस वक्त की इतलात के मुताबिक नेशनल हाईवे 44 पर रामबन के अंदर इंतजामिया ने जिस बात की तस्दीक की है कि हिंगनी, किश्तवाड़ी पत्थर, पंथियाल T2 का जो टनल है उसके करीब और मिहाड़ के मकाम पर स्टोन शूटिंग का भी सिलसिला जारी है और मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से दोनों तरफ से ट्रैफिक को फिलहाल रोक दिया गया है। आरिफ वहीद हमारे साथ मजीद तफसीलात के लिए फोन लाइन पर ज्वाइन कर चुके हैं। आरिफ, अपडेट करें कि हल्की से दरमियाना दर्जे की बारिशों का इम्कान पहले ही जाहिर किया गया था और अब इतला यह है कि श्रीनगर जम्मू शाहरा पर फिलहाल दोनों तरफ से गाड़ियां रोक दी गई हैं। बिल्कुल गौर साहब, मैं बताने की कोशिश करूंगा कि इस तरह से महकमा मौसमियात का भी मानना था कि आने वाले समय में जो है बारिशों का सिलसिला रह सकता है। तो उसके चलते जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग जो कई लोकेशन जो है अरसा कई साल से सुर्खियों में है, तो उसी के चलते अगर देखें तो आज रामसो हिंगनी के इलाके में जो लैंडस्लाइड की वजह से जम्मू से राष्ट्रीय राजमार्ग को बंद कर दिया गया है। इसके साथ में कश्तवाड़ी पत्थर के एरिया में भी शूटिंग स्टोन और पैंतिहाल में भी शूटिंग स्टोन का सिलसिला जारी है और जिसके चलते यहाँ पर इस समय मैन मशीनरी को भी बरोकार लाया गया है। ट्रैफिक हुकाम की माने तो 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर जो है कौमी शाहरा को जो है जिजी तौर पर बहाल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जिस तरह से इस समय भी हल्की हल्की बारिशें हो रही है उसके चलते ट्रैफिक अथॉरिटी का मानना है कि मशीनरी को बरोकार लाया गया है, कौमी शाहरा को हर मुमकिन बहाल करने की कोशिश की जाएगी। बहुत शुक्रिया आरिफ वहीद हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये थी फिलहाल सूरत हाल, 1-2 घंटे लग सकते हैं अगर मौसम का मिजाज बेहतर रहा। फिलहाल श्रीनगर जम्मू शाहरा पर रेड बल्ब चल चुका है, यानी रेड लाइन आ गई है, गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। मुतअद्दिद मकामात पर पस्सियां गिराने की इतलात और खबरें सामने आ रही है। लेकिन फटाफट से आसिफ आपको यह भी बताएंगे कि लद्दाख की सूरत हाल भी बेहतर नहीं है, लेकिन अंदर अब दर्जा हरारत मुसलसल बढ़ रहा है, लेकिन अब वहां पर भी खतरा बढ़ चुका है और महकमे मौसमियात की जो मौजूदा डायरेक्टरेट वहां पर है और जो माहिरीन है वहां पर, उनका मानना है कि आने वाले दिनों में खतरा मजीद लद्दाख के लिए बढ़ चुका है। लद्दाख के अंदर जहां पर तापमान मुसलसल बढ़ रहा है, दर्जा हरारत में इजाफा देखा जा रहा है, शदीद गर्मी है और इसके पेश नज़र इंतजामिया भी अब बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर रही है। गर्मी से ग्लेशियर पिघलने का खतरा बढ़ रहा है, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर सैलाब का खतरा बढ़ रहा है और इस बात की तस्दीक खुद महकमा मौसमियात की जानिब से किया जा रहा है। डायरेक्टर सोनम लोटस जो अब तक जम्मू कश्मीर के अंदर खिदमात अंजाम दे रहे थे, जो अब मरकजी खित्ता लद्दाख के अंदर हैं, उनके मुताबिक सूरत हाल अब भी बेहतर नहीं है अगर इसी तरीके से मौसम रहता है। इन दिनों जब मुसलसल आपको मौसम के मुतालिक आपको खबर बताते हैं तो लद्दाख के अंदर भी टेम्परेचर, लेह के अंदर जो गर्म तरीन मकामात मुल्क के शुमाली हिस्सों में हैं उनमें से लेह भी एक रहा और कई रिकॉर्ड से हिमालय बेल्ट ने अब तक तोड़े हैं और गर्मी से ग्लेशियर पिघलने का खतरा और बढ़ गया है। सोनम लोटस के मुताबिक जो टेम्परेचर इस वक्त 35 से 40 में कंटिन्यूटी के साथ चल रहा है, अगर आइंदा 2 से 3 हफ्तों तक ये रहा तो सूरत हाल मजीद रफ्ता रफ्ता ही सही तब्दील होते आप दिखाई दे हैं। असल में उन्होंने इस सूरत हाल की अक्कासी करते हुए एक खबरसां इदारे के साथ बात करते हुए क्या कहा, उनका बयान भी आपको सुनाएंगे। और ये सब उस वक्त हो रहा है जब शुमाली भारत के अंदर कभी बारिश तो कभी शदीद गर्मी से आवाम इस वक्त निकल रही है। लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट एरिया है, पर इसका ये मतलब नहीं कि यहाँ पे टेम्परेचर ठंड ही रहता है। ठंड तो विंटर में दिसंबर जनवरी में तो ठंड रहता ही रहता है, -20 -25 तक भी जाते हैं लेह में। तो लेह में देखो जुलाई अगस्त के महीने में गर्मी होना कोई नई चीज नहीं है, हर साल होते हैं। जुलाई और अगस्त मंथ आर हाईएस्ट जो हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर फॉर लद्दाख। तो जिसमें कारगिल में जैसे लेह से 2-3 डिग्री सेल्सियस हमेशा ज्यादा, अदरवाइज ज्यादा जाता है। तो लेह में इस बार जो हाईएस्ट टेम्परेचर 33 यानी 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, 28। एट द सेम टाइम कारगिल में 28 जुलाई को 37.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो कि हमारा वहाँ पे ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन से। तो कारगिल में 36-37 डिग्री सेल्सियस जाना और वो भी कंटिन्यूस भी नहीं, परसिस्टेंट 1-2 दिन जाना, और ले में 33 या 34 डिग्री पहुंचना कोई नई चीज नहीं। हाँ, अलबत्ता मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गर्मी नहीं, गर्मी बेशक है। जुलाई और अगस्त के महीने में हमेशा, स्पेशली सेकंड वीक ऑफ जुलाई से लेके मिड अगस्त यानी कि 45 डेज तक यहाँ पे काफी गर्मी रहते हैं। तो ये गर्मी की वजह से कभी कभी क्या होते हैं, एकदम कभी कभी एकदम कन्वेक्टिव टाइप रेन भी बन जाता है, बारिश, लोकलाइज बारिश भी हो जाते हैं। तो इसका मेन कारण है कि जुलाई अगस्त महीने में वैसे भी हर साल गर्मी होते हैं।
तो इस बार हाईएस्ट टेम्परेचर 33.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है लेह में 28 तारीख को, जो कि कोई नई चीज नहीं है। लद्दाख में सूरत हाल तब्दील हो रही है, ताहम यह नई चीज़ नहीं है, लेकिन मरकजी महकमे मौसमियात का मानना है कि मजीद गर्मी से फिलहाल दो चार होना पड़ेगा और जो ग्लेशियर्स वहाँ पर है हो सकता है वो भी पिघले, जिसकी वजह से सैलाबी सूरत हाल भी लेह के कुछ इलाकों के अंदर देखने को मिल सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे, बात ज़रा सरहद की करते हैं, क्योंकि सरहद से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर आ रही है, जहाँ पर दरअंदाजी करने की गर्ज से आया था और अलर्ट ट्रूप्स ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर गोली चली है और अब इतला ये आ रही है कि एक शख्स की मौत वहां पर हुई है। रात देर का वाकया है, सांबा से इस वक्त की अहम और बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जहां पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार्रवाई की है और पाकिस्तान की साइड से इंटरनेशनल बॉर्डर के नज़दीक आते आते एक शख्स पर गोली चलानी पड़ी है। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के बयान के मुताबिक ये कार्रवाई रात 11 से 12 बजे के दरमियान की है, जहां पर जो खोबरा पोस्ट है उसके आसपास एक सस्पिशियस मोमेंट देखी गई है। जब उस आदमी को रोकने के लिए कहा गया, वो बिल्कुल तेज़ी के साथ बॉर्डर लाइन की ओर आया, जिसके बाद बीएसएफ के अलर्ट ट्रूप ने गोली चलाई है और इस वक्त सूरत हाल ये है कि लाश सरहद के बिल्कुल पास पड़ी है और इस्टेब्लिश कांटेक्ट करने की भी कोशिश की जा रही है सरहद के उस पार। तो ये बड़ी खबर इस वक्त पाकिस्तान भारत सरहद से इंटरनेशनल बॉर्डर से सामने आ रही है, जहां पर इत्तला ये है कि रात देर गए एक दरअंदाज को मार दिया गया है और थोड़ी देर पहले बीएसएफ की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर इसकी तस्दीक भी हो गई है। गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा ऋषि खजूरिया हमारे साथ सांबा से हैं। ऋषि, क्या मजीद डिटेल्स आपके पास हैं? देखिए, आपको बताते चले कि जिस तरह ये देर रात जो है वो बीएसएफ ने फंसिंग के पास जो है एक सस्पिशियस मोमेंट नोट की, जिसके बाद बीएसएफ ने उसे सिग्नल दिया, उसके बाद रोकने के लिए कहा कि उस पैकेट जो लगातार आगे बढ़ रहा था, उसके बाद मजबूरन बीएसएफ ने फायर किया और उसको वहीं पर ढेर कर दिया। आपको बता दें, ये जो आईटी का इलाका बताया जा रहा है, ये सिराड़िया खोड़ा इलाका है, यहाँ पर इस पाकिस्तानी घुसपैठियों को बीएसएफ ने मार गिराया है। हालांकि अभी बॉडी जो है वो वहाँ से रिट्रीव की जाएगी, फेंसिंग के उस पार जो ये बॉडी वहाँ पर पड़ी हुई है, अब इसकी शिराकत की जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जिस तरह से पिछले कुछ दिनों से जो हालात लगातार बने हैं, खासतौर पर जम्मू संभाग में, और ये जो बात लगातार सामने आ रही है, इन्फिल्ट्रेशन जो है वो कई आर्थिक यहाँ से हो चुकी है, तो उसी को लेकर ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से ये जो व्यक्ति जो पाकिस्तानी घुसपैठिया ये लगातार आगे बढ़ रहा था, शायद ही कोई गाइड भी हो सकता है आर्थिकों का जो पहले आगे चल रहा हो। लेकिन अब ये तमाम चीजें इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है, जिसको लेकर बीएसएफ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है और क्या कुछ इसकी चीजें सामने आएंगी ये देखना होगा। लेकिन सबसे पहले बॉडी को रिट्रीव करना है फेंसिंग के पास से और उसके बाद जो है वो पूरी शिनाख्त करनी है, उससे उसकी बॉडी को चेक करना है कि क्या कुछ उसके पास सामान वगैरह है, ये भी देखना होगा। लेकिन किसी वेपन की अभी तक इनिशियल डिटेल्स के मुताबिक निशानदेही हो सकी है, कोई वेपन वगैरह, ऋषि खजूरिया? देखिए, यही देखना होगा, क्योंकि देर रात की जिस तरह से ये पूरा वाक़ा पेश आया और बारिश लगातार सुबह से हो रही है, तो अभी तक बॉडी को वहां से रिट्रीव नहीं किया गया। तमाम जो उनकी एफएसएल की टीमें हैं, बीएसएफ की टीमें वहां पर पहुंचेगी, उसके बाद बॉडी को रिट्रीव किया जाएगा, जांच की जाएगी और क्या कुछ कोई ऐसी रिकवरी के पास होती है ये देखना होगा। लेकिन अभी फिलहाल शुरुआती अपडेट यही है कि इस पाकिस्तानी घुसपैठी को बीएसएफ ने आज ही पर जो वो मार गिराया। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए ऋषि खजूरिया हमारे साथ थे। तस्वीरें आपके सामने पुरानी, लेकिन खबर इस वक्त ये अपडेट है कि एक दरअंदाज मारा गया है बीओपी खोड़ा, जो कि घगवाल में सांबा जिले का जो एरिया है, पुलिस जो रिस्ट्रिक्शन है उसमें आने वाला एरिया है। और माजी में भी इस तरह की यहाँ पर हमने देखा है कि कई वाक़यात रोनमा हुए हैं, लेकिन अभी जिस शहरी की हलाकत हुई है ये पाकिस्तानी है कोई और है, इसकी तस्दीक होना बाकी है। मगर पाकिस्तान वाली साइड से इस तरफ आने की कोशिश में मसरूफ था जब बीएसएफ की जानिब से कार्रवाई की गई 161 बटालियन की जानिब से, और अब इसकी हलाकत की भी तस्दीक कर दी गई है। आगे बढ़ते हैं, एक और खबर आपके सामने रखते हैं, और वो शहरी जो जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा के ऊपर सफ़र करना चाहते हैं उनको बीच में कुछ एक मुश्किलात आ सकती हैं और मुश्किलात ना आए। श्रीनगर बारामूला हाईवे इस पर परेशानी दौरान सफ़र ना हो, इसके लिए इंतजामिया ने पहले से एडवाइजरी जारी की, और यह एडवाइजरी उस वक्त जारी की गई है जब 25 मुहर्रम हराम के जुलूस के सिलसिले में मुंतज़मीन ने प्लान तरतीब दे दिया है, और इन सब के बीच में इंतजामिया की जानिब से सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक जो एडवाइजरी है या ट्रैफिक प्लान है वो एक तरह से शाहरा पर तरतीब दे दिया है।
बात श्रीनगर बारामूला कौमी शाहराह की करते हैं, जहां पर सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक पाबंदियां आयद रहेंगी। मुख्तलिफ रास्तों को सील किया गया है क्योंकि वहां पर 25 मुहर्रमुल हराम के सिलसिले में जुलूस आज़ा बरामद होता है और ये काफ़ी बड़ा जुलूस होता है और उस सिलसिले में फ़िलहाल बड़ी एडवाइजरी जो है वो जारी कर दी गई है। और जिन लोगों ने बारामूला का सफ़र करना है या बारामूला सोपोर से श्रीनगर का सफ़र करना है, उनके लिए ये साफ कर दिया गया है कि ऑल्टरनेट रूट्स यानी मुतबादिल रास्ते जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से दे दिए गए हैं उसकी ओर ही ज़्यादा तवज्जो दी जाए। और ये हैसल फ्री मूवमेंट करने के लिए फ़िलहाल जो कहा गया है कि श्रीनगर से जिन गाड़ियों ने कुपवारा जाना है, हंदवारा जाना है, सोपोर जाना है, वो हाईगाम के रास्ते से सुंबल HMT श्रीनगर के रास्ते से आगे बढ़ेंगी। और इसी तरीके से श्रीनगर की व्हीकल जिन्हें बारामूला जाना है, उड़ी जाना है, उन्हें हामरे गेट से आगे जाने की इजाज़त होगी। पटन सुंबल से आगे वो बढ़ेंगी। HMT श्रीनगर बाउंड व्हीकल जिन्हें हामरे पटन से अलाउ किया जाएगा आगे बढ़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर आप देखेंगे तो कुछ रास्ते और भी बना दिए गए हैं ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से और यही वजह है कि आज 10 बजे से 8 बजे तक मुख्तलिफ रास्तों पर ये जुलूस आज़ा बरामद होगा। और इस ज़िम्न में ट्रैफिक इंतजामिया की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और इस एडवाइजरी के बीच जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने भी काफ़ी कुछ बंदोबस्त ग्राउंड जीरो पर किया। राही निसार इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। राही, अपडेट करें, ये जो ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है 10 से 8 बजे के दरमियान जुलूस आज़ा कहां से बरामद होगा और कितने बजे से कहां से चलेगा, क्या टाइम बाउंड कर दिया गया है इस जुलूस को? देखिए गवर जी, अगर हम 25 मुहर्रमुल हराम के बारे में बात करेंगे तो चैनाबल पट्टन में एक बड़ा जुलूस निकलता है। पहले वहां पे एक बड़ी मजलिस होती है जिसमें वादी कश्मीर के हर एक जगह से लोग आते हैं और इस मजलिस में शिरकत करते हैं, जहां पे मौलाना इमरान रजा अंसारी के साथ साथ आबिद हुसैन अंसारी भी शिरकत करेंगे। उसके मजलिस के फौरन बाद वहां से एक बड़ा जुलूस निकलता है जो हाईवे से होके मिरगुड़ में इख्तिताम पजीर हो जाता है। तो इस हवाले से अगर हम देखेंगे तो हर साल एक ट्रैफिक एडवाइजरी दी जाती है और आज भी ट्रैफिक एडवाइजरी दी है, जिनमें बाज़ाब्ता तौर पे एक शेड्यूल दिया गया है कि सुबह 10 बजे से लेकर शाम 8 बजे तक जो हारत्रट से लेकर नारबल तक रोड है वो मुकम्मल तौर बंद रहेगा। और जो श्रीनगर जाना चाहता होगा हामरे से तो उसको हारत्रट का रोड इस्तेमाल करना होगा, विया वो HMT फिर श्रीनगर जा सकता है। वही अगर कुपवारा से कोई श्रीनगर की ओर आना होगा तो वो हाईगाम का रोड इस्तेमाल करके सुंबल फिर HMT का रोड इस्तेमाल कर सकता है। वहीं पे अगर उड़ी से किसी को या बारामूला से किसी को आना होगा तो वो जो हामरे रोड है, हामरे से होके नईतखै से होके सुंबल और HMT का रोड वो पकड़ सकता है। साथ साथ में अगर श्रीनगर से किसी को बारामूला की ओर आना होगा तो उनको बाज़ाब्ता तौर पे 2 रूट दिए गए हैं। वो नारबल का रूट जो इख्तियार कर सकते हैं और उसके फौरन बाद उनको लालपोरा और उसके बाद कानूलू और जंगम रोड उनको मिलेगा, वो रोड इस्तेमाल कर सकते हैं। या साथ साथ में अगर कानहेमा, माझहामा और जो अर्चंद्रहामा का रोड है वो भी जो बड़ी गाड़ियां हैं वो इस्तेमाल कर सकती है। यानी कि हम कुल मिला के अगर कहेंगे तो हारत्रट से लेकर जो मिरगुंड है वो 10 बजे से 8 बजे तक बंद रहेगा, क्योंकि मैंने जो पहले ही कहा एक लोगों की एक बड़ी तादाद वहां पे पहले मजलिस में शिरकत करती है, उसके फौरन बाद वहां पे एक बड़ा जुलूस निकलता है जो मिरगुड़ में इख्तिताम पजीर हो जाता है। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ राही निसार ज्वाइन करने के लिए कि शिया एसोसिएशन के एहतमाम से आज एक बड़ा जुलूस आज़ा बरामद किया जा रहा है और इस ज़िम्न में इंतज़ामिया ने भी तमाम तैयारियां मुकम्मल कर रही है। बारामूला श्रीनगर कौमी शाहराह पर मुतबादिल रास्तों का ऐलान कर दिया गया और सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक ये पाबंदियां यहाँ पर रहेंगी। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे। बात ज़रा आप जम्मू कश्मीर की सियासत की भी करते हैं, क्योंकि इतलात और ख़बरें ये हैं कि आहिस्ता आहिस्ता करके ही सही इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी कमर कस रहा है और जम्मू कश्मीर के अंदर इंतखाबात करने से पहले तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल दी जा रही है। और इस बीच रात देर गए इंतखाबात के हवाले से एक और हुक्मनामा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से जारी कर दिया गया है। बिल्कुल, जम्मू कश्मीर के अंदर असेंबली इंतखाबात जल्द होंगे, इसका एक और वाज़ेह इशारा मिला है। और अफसरान के जो तबादले होने हैं या एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्टिंग है तो उससे मुतल्लिक जो जरूरी हिदायत इलेक्शन कमीशन की जानिब से किसी भी स्टेट या यूटी के अंदर ठीक इंतखाबात से पहले आते हैं वो एक बार फिर से आ गई हैं। इस सिलसिले में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से एक मकतूब रवाना किया गया है चीफ सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर को और साथ साथ पुलिस सरबराह को भी 20 अगस्त 2024 से पहले
बाज़ाब्ता तौर पर एक रिपोर्ट तैयार करके जो यहाँ पर तब्दीलियां होनी है या अगर कोई कहीं पर कोई तबादला होना है तो उसके मुतालिक फौरी तौर पर तफसीलात मरकज को देनी है या इलेक्शन हुकाम को देनी है। लेजिस्लेटिव असेंबली के इंतखाबात यूनियन टेरिटरी के अंदर गुज़श्ता 10 बरसों से या साबिका रियासत के अंदर नहीं हुए और यूटी बनते हुए भी 4.5 या 5 साल, तो इस बार जब बरसी होगी तो दैट मीन्स ये 5 साल मुकम्मल हो जाएंगी विदाउट इलेक्शन। अब 11 दिसंबर का एक फैसला आप सबको याद होगा, दफा 370 की मनसूखी के मुतालिक जो सुप्रीम कोर्ट तक बात पहुंची वहां सुनाया गया, तो सितंबर 30, 2024 की डेडलाइन फिक्स की गई कि इससे पहले इंतखाबात कराए जाएं। 30 सितंबर से पहले जम्मू कश्मीर के अंदर मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाके में किसी भी सूरत में अगर कहीं पर भी किसी भी अफसर का कोई तबादला करना है, शिफ्टिंग ऑफिशियल्स की करनी है विद इन जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन, क्योंकि आप सब जानते हैं कि जब इंतखाबात का एक बार स्केड्यूल अनाउंस होना होगा तो उससे ठीक पहले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या ज़ाब्ता अखलाक के तहत पाबंदियां कर दी जाएंगी, जिस दौरान इमरजेंसी बेसिस पर ही फिर शिफ्टिंग हो सकती है, या फिर अगर किसी अफसर का कोई तबादला करना होगा, कोई तकर्री करनी होगी तो वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ें बाद में जा करना हो, पहले से खत के जरिए न सिर्फ जम्मू कश्मीर बल्कि झारखंड के अलावा हरियाणा को भी, हरियाणा में क्योंकि इसी साल वहां पर भी चुनाव होने हैं, झारखंड के अंदर भी चुनाव होने हैं, उनको भी इसी साल ये जो नोटिस है, ये जो खत है वो चला गया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की जानिब से जम्मू कश्मीर के अंदर भी बाकी 3 स्टेट्स और यूटीज के साथ, यानी जो 3 मरकज के 3 रियासतें हैं जिनमें महाराष्ट्र है, झारखंड है, हरियाणा है और एक मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाका है, जल्द इंतखाबात होंगे। इसकी तरफ न सिर्फ इशारा है बल्कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट इंतखाबात से ठीक पहले जब लगेगा, जो भी तकर्री या जो भी तब्दीली करनी होगी, इंतजामी सतह पर तबादले करने होंगे 20 अगस्त से पहले जम्मू कश्मीर के सेट गाइडलाइन ये भी है कि जिसका होम टाउन है उसको होम टाउन से जी निकाला जाएगा, दूसरी जगह पे रखा जाए ताकि किसी भी तरीके से ये इंतखाबात के अंदर अपना असर ना दिखा पाए। और यही वजह है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जम्मू कश्मीर इंतजामिया को बाज़ाब्ता तौर पर तबादले करने के हवाले से इजाज़त दे दी है और इलेक्शन कमीशन ने डायरेक्ट किया है कि तमाम उन अफसरों को तब्दील किया जाए जो काफ़ी अरसे से एक ही जगह पर है, नंबर 1, और नंबर 2 जो अपने होम टाउन्स के अंदर है उन्हें भी तब्दील किया जाए। चीफ सेक्रेटरी DGP को कहा गया कि 20 अगस्त से पहले तमाम तर तैयारियां मुकम्मल करके रिपोर्ट सबमिट की जाए। 20 अगस्त से पहले ये तमाम ट्रांसफर्स होनी चाहिए, ये तमाम चीज़ें मुकम्मल होनी चाहिए ताकि 20 अगस्त के बाद जब इजलास इलेक्शन कमीशन का होगा तो उसमें तमाम तैयारियों को हतमी शक्ल भी दी जाएगी। तो फिलहाल कुछ रियासतों के साथ साथ जम्मू कश्मीर का भी जिक्र इस खत के अंदर है, जिससे ये साफ हो रहा है कि शायद जम्मू कश्मीर के अंदर भी इंतखाबात हो सकते हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार अफवाहों का बाजार गर्म था कि शायद इंतखाबात नहीं होंगे, और इंतखाबात नहीं होंगे या बहुत देर से होंगे। इस ज़िम्मन में ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कल का ऑर्डर एक बार फिर खुशाइंद कदम है जो ये साफ दिखा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आहिस्ता आहिस्ता करके जम्मू कश्मीर असेंबली के इंतखाबात कराने के हवाले से तैयार है। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, जरा आपको एक और खबर भी बताते हैं, उसके बाद एक छोटे से ब्रेक पर भी जाना है और बात करते हैं कानूनों की, और उस कानून की जिसे UAPA एक्ट कहा जाता है। और इस ज़िम्मन में बाज़ाब्ता तौर पर दाखिला वजारत की तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए गए हैं और एदाद-ओ-शुमार जारी करते हुए दाखिला वजीर की तरफ से यह साफ कर दिया गया कि कानून का इतलाक हो रहा है और इंतहाई संजीदगी के साथ इस कानून का इतलाक पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है। कुल मिलाकर 2615 केसेस रजिस्टर हुए हैं UAPA एक्ट के तहत, और उन 2615 केसों में 947 केस जम्मू कश्मीर के अंदर लगाए गए हैं। यानी जम्मू कश्मीर के अंदर 947 केस लगे हैं। दाखिला वजारत की तरफ से एदाद-ओ-शुमार जारी किए गए हैं और यह साफ किया गया कि नेशनल क्राइम ब्यूरो रिकॉर्ड जो है वो तमाम डाटे को कंपाइल करता है। 2615 केस पूरे मुल्क के अंदर है जो अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट 2020 में निफाज आया है, उस हवाले से यह साफ कर दिया गया कि 2615 केस लगे हैं जी पूरे मुल्क के अंदर। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर होम अफेयर्स ने राज्यसभा में एक तहरीरी सवाल के जवाब में इस बात की जानकारी दी कि साल 2020 में 796 केस रजिस्टर किए गए पूरे मुल्क के अंदर, और साल 2021 में ये तादाद बढ़कर 814 तक हो गई, और साल 2022 में 814 से बढ़कर ये केस 105 तक आ गए हैं। और तहरीरी सवाल में इस बात का भी जवाब दिया गया कि नेशनल क्राइम
रिकॉर्ड ब्यूरो, जिसे आप एनसीआरबी भी कहते हैं, वो कंपाइल करती है हर एक डाटा जो क्राइम को लेकर होता है और उसे बाज़ाब्ता तौर पर अपने सालाना पब्लिकेशन क्राइम इन इंडिया के अंदर शाया भी किया जाता है। और लेटेस्ट सन 2022 में हुई है, यानी 22 की पब्लिकेशन आ चुकी है, 23 की पब्लिकेशन आना अभी बाकी है। और इस जमाने में कल दाखिला वजीर ने साफ कर दिया कि तमाम एदाद शुमार जमा किए गए हैं। सबसे ज्यादा केसेस रजिस्टर हुए हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, ये हम नहीं बता रहे हैं बल्कि वजारत की तरफ से जो बयान दिया गया उसमें कहा गया कि सबसे ज्यादा केस रजिस्टर हुए जो जम्मू कश्मीर के अंदर 287 केस 287 केसेस 2020 में आए हैं, 2021 में 289 केसेस आए हैं और 2022 में 371 केस आए हैं। तो कुल मिलाकर 947 केसों का फिगर ये बनता है। और उनमें से अगर आप देखेंगे तो कुल मिलाकर ये सूरत हाल इस तरीके की बनती है कि 35% के केसेस जो आपके हैं वो सूबा जम्मू कश्मीर से इसमें ऐड ऑन हुए हैं। तो कुल मिलाकर सूरत हाल ये है कि कानून का इतलाक हो रहा है, पूरे मुल्क के अंदर इसका इतलाक हो रहा है। जम्मू कश्मीर चूंकि शोरी ज़दा इलाका है, यहाँ पर इसका कानून का इतलाक ज़्यादा हो रहा है। इस बात का भी खुलासा पेश किया गया और यह साफ किया गया कि जब कानून के तहत कार्रवाई हो रही है तो तमाम पहलुओं पर गहरी नजर रखी जा रही है। यूएपीए का कानून इतलाक जम्मू कश्मीर समेत मुल्क की दीगर रियासतों के अंदर भी हो रहा है। छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो उस बड़ी जंग पर भी आएंगे जो उड़ता जम्मू कश्मीर है, उस पर भी हम जरूर बात करेंगे। लेकिन आपको यह भी बताएंगे कि महकमा ज़राअत की नींद आखिर टूटेगी कब, क्योंकि महकमा ज़राअत को पैसा काफी मिला, काम क्यों नहीं हुआ, बड़ा सवाल है। छोटा सा ब्रेक के बाद बड़ा सवाल। ब्रेक के बाद इस्तकबाल आप सबका प्रोग्राम सलाम जी के आप देख रहे हैं। मंशियात मुखालिफ हमारी जारी जंग को आज भी हम कंटिन्यू करेंगे। थोड़ी देर में खास मेहमान प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे, मगर उससे पहले कुछ और खबरें आप तक पहुंचानी जरूरी है और बात जरा करेंगे इंतजामिया की कारकर्दगी की। मुख्तलिफ खबरें आपके सामने रखते हैं, रिपोर्ट्स रखते हैं, लेकिन जम्मू में या कश्मीर सूबे के अंदर किसानों की या काश्तकारों की मुश्किलात भी कम नहीं हुई हैं। गुज़श्ता 23 बरसों का ये डेटा बताता है कि स्टोरेज के हवाले से जो इकदामात या जो ढांचा जम्मू कश्मीर की साबिका रियासत और मौजूदा यूटी में तैयार करना था, उसमें मुकम्मल तौर पर तमाम इदारों को बिलखुसूस कंसर्न महकमे को नाकामी हाथ लगी है। पिछले 23 बरसों का रिकॉर्ड आप उठाकर देखेंगे तो सिर्फ 17 गोदाम जो ज़री पैदावार के को महफूज रखने के लिए या कहीं पर जो इसका ज़ख़ीरा करने के लिए बनाए जाने चाहिए थे, उनकी तादाद सिर्फ 17 रही है, वो भी बीते 23 बरसों में। यानी इन 23 सालों में आप देखेंगे तो एवरेज एक साल का एक गोदाम भी नहीं है। 1 लाख मैट्रिक टन की जो सलाहियत है, जो इस वक्त गुंजाइश है जम्मू कश्मीर के अंदर, जो जिसको मज़ीद पैदा तो किया गया, लेकिन स्टोरेज के हवाले से 23 बरसों में सिर्फ 17 गोदाम या गोडाउन्स जिनको आप कहते हैं वो बनने का मतलब यह है कि साल 2001 से अप्रैल 1 की तारीख से 30 जून 2024 तक कोई खास पेशरफ्त नहीं हुई। और ज़री शोबे में जो तब्दीली की बात होती है या पैदावारी सलाहियत बढ़ाने और काश्तकारों को राहत पहुंचाने, और अगरचे इसमें इजाफा भी हुआ, लेकिन इसके बावजूद भी स्टोरेज का जो बुनियादी मसला था जिसमें ढांचे की शदीद कमी का सामना माजी में रहा है। लेकिन दौरे हाजिर में भी आप जब देखते हैं तो डेटा जब एनालाइज करते हैं पता चलता है कि कोई भी इस तरह का बड़ा मंसूबा तैयार नहीं हुआ जहां पर मजीद ये जो जखीरे की गुंजाइश है उसको बढ़ाया जा सके, उसमें इजाफा किया जा सके। अच्छा जी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब हम कह रहे हैं कि जनाब हमारे पास गोडाउन नहीं बन रहे हैं तो क्यों नहीं बन रहे हैं? 17 गोडाउन बने हैं एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के 23 सालों के अंदर 17 गोडाउन बने और हर साल करोड़ों का पैसा भी आ रहा है। थोड़ी सी मैं डिटेल आपको बता दूं, गुजरात ने जो ऑलमोस्ट गोडाउन्स बनाए हैं वो 12,376 कैपेसिटी वाले और 60 लाख मीट्रिक टन वाले बनाए हैं। 60 लाख मीट्रिक टन उनमें जा सकता है। और ये AMM जो हमारी AMI स्कीम है जो जम्मू कश्मीर को भी दी गई थी उसके तहत दी गई। फिर मध्य प्रदेश के अंदर 2.8 करोड़ मीट्रिक टन ज़ख़ीरा करने का गोदाम बना लिया है। फिर अरुणाचल प्रदेश और गोवा को अगर आप दूसरे हाथ से देखेंगे
जहां पर पुअर परफॉर्मेंस प्रोग्राम की ज़रूर दिख रही है, लेकिन तब भी उन्होंने हमसे ज़्यादा बनाया है। लेकिन जम्मू कश्मीर इस पूरे मामले में पीछे रहा है। और सब्सिडी और पैसों के मामले में मरकजी हुकूमत ने पैसा फराहम तो किया, लेकिन आज तक भी ये उस शिद्दत और उस नवियत के साथ नहीं बना पाए जिस शिद्दत और नवियत के साथ ये बनाने चाहिए थे। ये छोटी सी बात हमने आपके सामने रखी, लेकिन छोटी बात नहीं है। इससे ज़राअत के साथ वाबस्ता लोगों को ये पूछिएगा कि जब बड़े पैमाने पर गला बनता है या स्टेट को वो देते हैं और बाद में वो तबाह हो जाता है, हमारे पास स्टोरेज का प्रॉपर प्रोसेस नहीं है, और जो पैसा मरकज़ की तरफ से दिया गया था बनाने के लिए, उस पर आज तक भी संजीदगी के साथ कोई काम नहीं हुआ है। और सिर्फ 17 बने हैं गोडाउन 23 सालों के दौरान। उसके मुकाबले में गुजरात, आंध्रा और दीगर रियासतों को जब आप देखेंगे तो बड़े पैमाने पर स्टोरेज का आपको वहाँ पर कायम किया गया है, क्योंकि मरकज़ और रियासती सरकार के बीच में ये एक प्रोग्राम था जिस प्रोग्राम को आगे बढ़ाना था। फिलहाल बढ़ते हैं जी आगे। अब ज़रा आपको श्रीनगर लिए चलते हैं, क्योंकि श्रीनगर की सूरत हाल इंतहाई अहम है, जहाँ पर सयाहों का एक बहुत बड़ा रश रहता है एयरपोर्ट पर। और एयरपोर्ट आना जाना एक ज़माने में दर्दसर होता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने बाज़ाब्ता तौर पर खुद को मज़ीद डिजिटल करने का फैसला लिया है। और अब ह्यूमन इंटरफेरेंस को ख़त्म करते हुए जितनी भी गाड़ियाँ वहाँ पर आएंगी उन्हें बाज़ाब्ता तौर पर पे करना होगा एज पर दियर नॉर्म्स। और ये नॉर्म्स क्या है कि श्रीनगर एयरपोर्ट बहुत जल्दी ऑटोमेटेड व्हीकल पार्किंग सिस्टम लगाएगा, और ये ऑटोमेटेड जो व्हीकल पार्किंग सिस्टम है, इससे बुनियादी तौर पर उन लोगों को राहत मिलेगी जो एयरपोर्ट आते जाते रहते हैं, किसी को ड्रॉप करने के लिए, किसी को आने के लिए। और व्हीकल को तकरीबन 14 मिनट मिलेंगे पिक एंड ड्रॉप के लिए, ये फ्री होंगे। और 14 मिनट के बाद आपको बाज़ाब्ता तौर पर पे करना होगा। 14 मिनट आपके पास 14 मिनट्स फ्री होंगे, उसके बाद पे करना होगा। और जब आप चलेंगे तो 4 डेजिग्नेटेड स्पॉट्स होंगे, मशीनों के जरिए से आपको निकलना होगा, जहां पर यह सर्वे किया जाएगा कि आपने 14 मिनट से ज़्यादा टाइम तो ज़ाया नहीं किया अंदर, और अगर किया होगा तो फिर आपने पे करना होगा। फास्ट टैग सिस्टम को भी इन्वॉल्व किया गया कि आपकी गाड़ी पर फास्ट टैग लगा हो तो ऑटोमेटिकली वो पैसा आपका कटेगा वहां पर एयरपोर्ट आते आते। मजीद तफसीलात क्या कुछ है, हम सीधे श्रीनगर चलेंगे। सईद तजम्मुल हमारे साथ इस खबर पर है, ताकि आपको अपडेट भी मिले और आप बाखबर भी रहे इस खबर के हवाले से कि कब से इसका इतलाक होने जा रहा है। सईद तजम्मुल, श्रीनगर एयरपोर्ट पर अक्सर हम देखते थे पार्किंग की बड़ी परेशानियां रहती है, फिर पिक एंड ड्रॉप एक नई समस्या थी क्योंकि घूमकर जाना पड़ता था, लेकिन अब माना जा रहा है कि अब ऑटोमेटिक सारा चल रहा है, ऑटोमेटिक सिस्टम लगेगा। और फास्टैग के जरिए से अब आपको हर गाड़ी पर फास्टैग होना चाहिए, ताकि वहां पर जब आप जाएंगे तो आपका पेमेंट ऑटोमेटिकली कटेगा और ये ट्रांसपेरेंट मैनर में होगा। क्या कुछ एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से वहां पर इक़दाम किए गए हैं? अशफाक साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आसिफ साहब, आपका भी। पूरे मुल्क के साथ साथ दरअसल स्कीम जो है इसका इतलाक पूरे मुल्क में नाफिजुल अमल होगा, और जम्मू कश्मीर आते आते अब श्रीनगर का इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो पार्किंग के उस झंझट से अब परेशानी तकरीबन मिल सकती है, दूर हो सकती है, क्योंकि बहुत वक्त ज़ाया हो जाता था जब आप प्राइवेट कार्स को लेकर जब आपका एक्सरे वगैरह जब आप चेक इन में जाते हैं तो उसके बाद आपको 15 से 20 मिनट लगते हैं। लेकिन ये सब कुछ बचाने के लिए अब आपको, चूंकि जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उन पे बराबर पाबंदी आयद है कि वो किसी भी कीमत पर श्रीनगर एयरपोर्ट के अंदर दाखिल नहीं हो सकती है, क्योंकि उनका अपना टैक्सी स्टैंड है और जिसका कहीं ना कहीं जो बिड वगैरह होता है उससे मुतासिर हो जाता है। अब सबसे बड़ी बात है कि आपने 14 मिनट के अंदर ही अपनी गाड़ी को वापस लाना है। जैसे आप श्रीनगर एयरपोर्ट से अंदर जाते हैं तो उसके बाद आपने किसी को पिक एंड ड्रॉप करना है तो आप वापस आ सकते हैं या उन्हें छोड़कर वापस आ सकते हैं। तो घूम घूम कर आपको ये 2 से 4 मिनट का डिस्टेंस ही है जिसमें आप एक्सरे वगैरह तलाशी वगैरह करके आ सकते हैं। लेकिन अब दिक्कत दूसरी है कि अगर आपने जब एक्सरे बैलेट पे पहुंचते हैं, जब आप एक्सरे मशीन से अपना जो लगेज वगैरह चेक इन कराते हैं तो आपको हो सकता है किसी वक्त टाइम ज्यादा लग जाता है, किसी वक्त कोई बैग ऑब्स्ट्रक्शन दिखाता है, किसी वक्त एक्सरे से कोई ऐसी चीज दिखती है जिसमें 3 मिनट 4 मिनट और लग जाते हैं। लिहाजा CISF को भी अपना जो पावर है उसको, अपना जो मैन पावर है उसको हाईटेक करना होगा ताकि 14 मिनट में ये गाड़ी जो है घूम फिर कर वापस आ सकती है। अब इसके दोनों फायदे हमें देखने होंगे, एक ये कि आपका टाइम कम हो जाएगा और जो एयरपोर्ट पर इस पार्किंग की जो बिडिंग होती थी उसमें कंपनियों के कई सारे मसाइल थे, कई सारे मुश्किलात थे, उन्हें किस रेवेन्यू शेयर के साथ एयरपोर्ट के साथ काम करने का मौका मिलता था। अब मैन पावर खत्म हो जाएगा
इंसानी जो आपको शक्लों में आदमी नजर आते थे उनका तकरीबन वजूद खत्म हो जाएगा। मशीनरी के साथ ही आपको एयरपोर्ट के अंदर आना होगा, एयरपोर्ट से बाहर जाना होगा। एक बड़ी डेवलपमेंट है जो श्रीनगर एयरपोर्ट में, जहां मुख्तलिफ जंक्शन पर मुख्तलिफ जगहों पर पहुंचने से पहले आपका वक्त बहुत ज्यादा जाया हो जाता था, उस वक्त को बचाने के लिए मुझे लगता है इस स्कीम का इतलाक जो है वो बहुत जल्द। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो फीस रखी गई है ये कितनी है? इसके बाद अगर आप 2-3 मिनट और लगते हैं तो कितना पेमेंट आपको करना होगा? क्या इस सवाल से एयरपोर्ट अथॉरिटी ने कोई बात कही है? बिल्कुल, डायरेक्टर एयरपोर्ट अथॉरिटी के मुताबिक अंजुम साहब ने जब से चार्ज वगैरह संभाला रखा है, पर स्लैब आपको 40 रुपया देना होगा। यानी अगर आपने अपने मुकर्रर वक्त में 14 मिनट में आपने गाड़ी वापस मोड़ी, हालांकि ये जब आप मैन पावर और पार्किंग स्लॉट्स के साथ आपके बंदे खड़े हो जाते हैं श्रीनगर एयरपोर्ट के उस रनवे तक पहुंचने से पहले, तो आपको ये स्कीम तो थी, लेकिन अब आपको वो बंदे नजर नहीं आएंगे क्योंकि उनके पास जो एक्सरे मशीन होता था उसके बाद वापस आकर आपसे पैसा लिया जाता था। तो क्या हम ये माने कि अब फास्टैग भी लगाना काफी जरूरी होगा? क्योंकि अगर मैंने पिक ड्रॉप करना है, मेरी अपनी गाड़ी है, तो अब वो फास्टैग के जरिए से ही पैसा कटेगा और वो फास्टैग बड़ा इंपॉर्टेंट है तमाम गाड़ियों पे लगाना। बिल्कुल, देखिए एक तो फास्ट टैग का होगा, दूसरा आपका टाइम भी बच जाएगा क्योंकि इसी तरह से टोल प्लाजों पे भी फास्ट टैग का जो इस वक्त इंप्रेशन उससे वक्त बच जाता है। लेकिन श्रीनगर एयरपोर्ट में फास्ट टैग से आपका जो गाड़ी है उसका अगर खुदा ना खास्ता बाद में कोई परेशानी भी आ जाती है, रिकॉर्ड में रहेगी कि इस नंबर की गाड़ी, इस नंबर प्लेट की गाड़ी जो है इतने बजे एयरपोर्ट वापस आई, इतने बजे दाखिल हुई थी। कभी कभार खुदा ना खास्ता अगर कोई लाइट ऑर्डर का मसला भी खड़ा हो जाता है तो ये सारा ऑब्जर्वेशन और सर्विलेंस में रहेगा और कोई भी एयरपोर्ट की गाड़ी अंदर आते जाते जो है वो एक रिकॉर्ड में रहेगी और उसके बाद आपका वक्त बच जाएगा। ये पूरे मुल्क की स्कीम है और जम्मू कश्मीर में भी श्रीनगर एयरपोर्ट में चलिए जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ सईद तजम्मुल ज्वाइन करने के लिए जी। चलिए जनाब, अब जरा बात करते हैं मंशियात की, ड्रग्स की। हमारा मेहमान भी हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं, थोड़ी देर में आपको उसको स्क्रीन पर दिखाएंगे। आकिब हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं अपने मेहमान के साथ, लेकिन बात उड़ता जम्मू कश्मीर की करेंगे। और ड्रग्स और उड़ता जम्मू कश्मीर की बात इसलिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि मुसलसल जब हम एदाद शुमार को खंगालते हैं तो आज लाखों लोग हमें इसकी और नज़र आ रहे हैं। लेकिन इसको ज़रा मज़ीद हमने ट्रैक डाउन करने की कोशिश की, हमने एनालिसिस करने की कोशिश की, तो पता लगा कि सूरत हाल ये है कि ये मामला आज का नहीं है बल्कि कई सालों से आहिस्ता आहिस्ता करके अपने कदम जमा रहा था। और मुख्तलिफ जो ज़राया है, मुख्तलिफ जो ज़राया ब्लॉग है, एजेंसियां हैं, उन्होंने वक्तन फ़वक्तन अपनी रिपोर्ट्स भी दे दी है। अगर हम सीधे टू डाउन 5 साल जाएं तो 5 साल पहले भी अक़वाम मुत्तहिदा की जो रिपोर्ट है उसमें भी इसका जिक्र किया गया था। फिर दीगर रिपोर्ट्स की जहाँ तक हम बात करें वहाँ पर भी इसका जिक्र किया गया था। तो ये तमाम जिक्र जब हम देखते हैं तो पता लगता है कि ये माजी में हमें एक अलार्म बेल तो ज़रूर मिला था कि आहिस्ता आहिस्ता करके आप जनाब होशियार हो जाइए, लेकिन हम होशियार नहीं हुए। और यही वजह है कि आज के दिन में हम मुसलसल उस दबाव का शिकार हो चुके हैं जो शायद हमें बहुत पहले अगर काम किया होता तो ये दबाव आज नहीं होता है। सूरत हाल ये है कि UNDP अक़वाम मुत्तहिदा का जो एक इदारा है UNDCP, उनकी तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर आइडेंटिफाई किया गया जम्मू कश्मीर के अंदर के 90,000 के करीब ड्रग एडिक्ट्स हैं जी, और उनमें 20,000 के करीब ख़वातीन हैं। ये आज की रिपोर्ट नहीं है, ये बहुत पुरानी रिपोर्ट है और ये 3 साल पुरानी रिपोर्ट है। और इस रिपोर्ट पर खामोशी क्यों हुई और आज से 8-9 साल पहले अगर ये बातें सामने आ रही थी तो इस पर गुफ्तगू क्यों नहीं हुई? एक बड़ा सवाल आज भी हमारे साथ है। फिर इसी रिपोर्ट के अंदर उस वक्त ये कहा गया था कि 65 से 70% स्टूडेंट्स कश्मीर के ऐसे हैं जी जो ड्रग एडिक्ट बन रहे हैं, और अगर हमने उस वक्त इसको रोक दिया होता तो आज लाखों लोग हमारे सामने नहीं होते। फिर सिर्फ ड्रग्स वाले मामले में ये नहीं था कि इंजेक्ट कर रहे थे, बल्कि टबैको का जिक्र था, तंबाकू जिसे आप कह रहे हैं फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रहा है जी, और ये 55.8% हमारी आबादी के अंदर आ चुका है। फिर दूसरी परेशानी अल्कोहल की जो 21.4% हमारी सोसाइटी के अंदर आ चुकी है। फिर दीगर मंशियात की जो छोटी छोटी टैबलेट्स कोई खाता है तो 3.0% उस वक्त था। अफीम और दीगर परसेंट था वो 0.7 था, और दीगर मंशियात जो थी वो 0.1 थी। ये तकरीबन 3-4 साल पहले की रिपोर्ट का हवाला मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ। और इसी स्टडी के अंदर ये 2013 में जब दूसरी की गई उसमें कहा गया कि अब तो जनाब दूसरी परेशानी है कि कॉलेज जाने वाले बच्चे और बेटियां तो इसमें आ गई हैं, फिर मर्द भी है, ख़वातीन भी है, टेक्नोक्रेट्स
भी हैं, यानी जो अच्छे खासे लोग पढ़े हुए हैं वो भी इसमें है। तो इस तरीके से अगर हमने इन रिपोर्ट्स को पहले संजीदा लिया होता तो शायद आज उड़ता जम्मू कश्मीर हमारे सामने नहीं होता। अब सवाल 2-3 बड़े इंपॉर्टेंट हैं। एक ये है कि मुसलसल हमारी खामोशी, आज जब पानी सर के ऊपर से जा रहा है तब भी हम खामोश हैं। आखिर इस पर भी एक सवाल है कि आखिर इतनी बड़ी खामोशी क्यों है। और जो एक जंग लड़नी थी इस जुर्म के खिलाफ, उसमें भी हमारी खामोशी है। एक तो यह है कि मैं इंडिविजुअल कैपेसिटी में भी कुछ नहीं कर रहा हूं, फिर इज्तिमाई कैपेसिटी में भी मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, तो ये दूसरा जुर्म हमारा बनता है। तीसरा बड़ा सवाल कि हमारी सियासी जमातें जिनकी आंख नाक के नीचे ये सब कुछ चलता रहा, उनकी खामोशी भी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। और फिर जो नेक्सस ड्रग डीलर्स और दीगर जमातों के बीच में है, इस पर आपकी मेरी सिविल सोसाइटी मजहबी पेशवाओं की खामोशी भी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां खुद को तो पीठ थपथपाती हैं, हर दिन बयान भी जारी किए जाते हैं कि हमने जी इस शख्स को पकड़ा, इतना पकड़ा, इतना पकड़ा, लेकिन जमीनी सूरत हाल ये है कि ये छोटे छोटे पेडलर्स हैं, यानी वो ये वेंडर्स हैं जो छोटी दुकानें चलाते हैं चौराहे पर, लेकिन ये मेन डिस्ट्रीब्यूटर कौन है, मेन सप्लायर कौन है, आज तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज पर भी सवाल है। पॉलिटिकल पार्टीज पर इसलिए सवाल है क्योंकि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी और पॉलिटिकल पार्टियां एक दूसरे के साथ ताल से ताल मिलाकर रियासत को आगे बढ़ाते हैं। इस मामले पर क्यों दोनों खामोश थे, इसलिए बड़ा सवाल यहां पर भी है। फिर सिविल सोसाइटी और मजहबी पेशवा बशमूल हम मीडिया की बड़ी खामोशी एक बड़ा सवाल पैदा करती है। इस खामोशी को तोड़ना है, इस पर बात करनी है, खुलकर बात करनी है, और हो सके तो इसको रोकना भी है। अब ये रोकना कैसे है? एक कानूनी दायरे के तहत इसको रोका जा सकता है, एक आईनी दायरे के तहत वो रोका जा सकता है, एक दस्तूर के तहत से रोका जा सकता है, और एक सिस्टम जो हमारा अपना सिस्टम है उसके तहत इसको रोका जा सकता है। ये अपना सिस्टम मतलब कि जो हमारी मोहल्ला कमेटियां हैं, जो हमारी दीगर कमेटियां हैं, अगर वो मुतहरिक हो जाए और एक बार ये फैसला करे कि इसको हमने खत्म करना है, तो ये खत्म हो सकता है। ये दूसरी बात नहीं है। पुलिस के भी हाथ पैर फिर भूल जाएंगे कि जनाब अब इसको हमने रोकना है, क्योंकि जब हम खड़े हो जाएंगे, जब तक हम खड़े नहीं होंगे तब तक पुलिस और दीगर एजेंसीज ने भी सवाल और तमाशा ही देखना है और हमसे उल्टा सवाल भी पूछना है। तो फिलहाल जरा इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे जी हमारे साथ। तो रिपोर्ट्स 10 से 12 साल पहले भी थी, रिपोर्ट्स आज भी सामने हैं, लेकिन कमी पेशी कहाँ रही इसका कोई जवाब नहीं दे रहा है। और कुछ चीज़ें यह है कि कुल मिलाकर 65.5% मर्द, 34.5% खवातीन जो मंशियात के दलदल में। उस वक्त की पहले की रिपोर्ट ये बताती है कि यूनियन टेरिटरी के अंदर, जिस रिपोर्ट पर आज भी खामोशी है या माजी में हुकूमतें भी खामोश रहीं, मंशियात के बारे में जो एजेंसियां हैं वो उस वक्त हवाला दे रही हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा का, जैसे शुरुआत में हमने आपको बताया कि इंटरनेशनल ड्रग कंट्रोलर प्रोग्राम होता है, पूरी दुनिया के अंदर मुतासरा खित्तों पर नजर रखी जाती है। कश्मीर में उस वक्त निशानदेही की गई कि 90,000 अफराद मनशियात के आदी हैं और इनमें सबसे ज्यादा तंबाकू नोशी करने वाले हैं। सिर्फ एक सूबे में 20,000 खवातीन। 2009 की इस रिपोर्ट के मुताबिक कश्मीर सूबे में 20,000 वुमेन्स जो कि ड्रग्स में मुब्तला थी, और कश्मीर के 65 से 70% तलबा भी मुख्तलिफ कॉलेजों और यूनिवर्सिटियों में 2009 की रिपोर्ट के मुताबिक मनशियात की दलदल में थे। डॉक्टर अब्दुल लतीफ अलकिंदी साहब, सदर जम्मू कश्मीर जमीयत अहले हदीस के इस वक्त हमारे साथ ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लतीफ अलकिंदी साहब हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए, वक्त निकालने के लिए। अदीमुल फुर्सत आप हैं, मैं बहुत शुक्रिया आपका सबसे पहले करूंगा कि आपने इस अहम मौजू पर हमारे साथ टाइम देने के लिए वक्त निकाला है। डॉक्टर साहब, मैं पहले इसको जब हमने शुरू किया था तो शायद मेरी भी इतनी नॉलेज नहीं थी कि हम इतना फंस चुके हैं और हम इतना इस दलदल में गए हैं कि जहां 7 साल, 8 साल और 9 साल बच्चा भी आज रिहेबिलिटेशन के अंदर है, और मैं आंखों से देखकर इस चीज़ को आ चुका हूं। और फिर मजीद जब इसको खंगाला तो पता लगा कि जनाब ये 1-2 साल वाला मामला ही नहीं है, ये तो साल 2007, 8, 9 से हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी, खबर आ रही थी, लेकिन हम सब लोग शुतुरमुर्ग की तरह थे, या हम सब लोगों ने खुद को बचाने की कोशिश की और मुआशरे में तबाही फैलती गई। किस तरीके से इस पूरे निज़ाम को हम देखें, क्या हम इतने बेहस हो गए हैं कि अब हमें इस चीज़ का परवाह ही नहीं है कि मेरे लेफ्ट राइट आगे पीछे क्या कुछ हो रहा है? अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन।
मोहतरम गवर साहब, सबसे पहले मैं चाहूँगा आपको और आपके चैनल को इस हसास और वक्त की ज़रूरत के आयन मुताबिक इस मौजू को छेड़ने, इस पर मुसलसल प्रोग्राम करने और कौम मिल्लत को अवेयर और बेदारी मुहिम इस हसास मौजू पर करने पर मैं आपको और आपकी टीम को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और ये मुबारकबादी इसलिए है क्योंकि जैसा कि आपने खुद फरमाया कि हम बेहस हो चुके हैं, हमें अपने आस पड़ोस में बसने वाले लोगों की फिक्र नहीं है, और ख़ास तौर पर जो नई पौध, जो नई कलियां खिल रही हैं, जो नए फूल जिन्हें खिलना था, जिन्हें चमकना था, जिनकी खुशबू से अतराफ आलम को मुअत्तर होना था, लेकिन बदकिस्मती से वो नौजवान या वो फूल हमारे खिलने से पहले मुरझाने लग गए। और वजह साहब ड्रग्स, मनशियात, मुखदरात, अफ्यून, गाद और पता नहीं किस किस तरह के, मुझे नाम भी याद नहीं है कि कितनी किस्म की नशावर चीज़ें इस वक्त जो है हमारे समाज को अपने मजबूत जबड़ों में, हलाकत के भंवर में लेने के दर पे है। और आपने जब भी मैं आपकी रिपोर्ट सुन रहा था, न इससे मर्द मुस्तस्ना है, ना औरतें मुस्तस्ना है। हद तो ये है कि 7 और 8 साल बल्कि उससे भी छोटी उम्र के बच्चे इस लत के शिकार हो चुके हैं। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप जैसे मीडिया सेंटर्स और इसी तरह जो पब्लिक डोमेन के मुख्तलिफ प्लेटफार्म्स हैं, सोशल मीडिया है, या हमारे समाज में फैली हुई मसाजिद हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, तालीमी इदारे हैं, अखबारात हैं, वो अपनी खुसूसी नशरियात और खुसूसी प्रोग्राम इस सिलसिले की अवेयरनेस के लिए करें। गवर साहब, हम देखते हैं कि कौम और मिल्लत को मुख्तलिफ मसाइल दरपेश हैं। कुछ इल्मी कमी है, कुछ जहालत की बहतात है, कुछ बेदारी मुहिम की कमी है, बाज़ लोग बेकारी के शिकार हैं, बाज़ लोगों को समाजी नाइंसाफ़ी दामनगीर है, बाज़ लोगों को मुआशरती मसाइल का सामना है। तो ये लोग दीन बेजार होने की वजह से, ईमान की दौलत से महरूम होने की वजह से, कुरान और सुन्नत की तालीमात की बेखबरी की वजह से, और जो अहले दानिश व बीनिश लोग हैं उनकी रहबरी हासिल न होने की वजह से वो लोग अपने गमों का मदावा इस ड्रग्स में और मनशियात में तलाश करते हैं। तो नतीजतन हमारी मिल्लत दीन के महज पर भी ठोकर खा जाती है, समाजियात और मुआशरत के मैदान में भी तबाही की शिकार है, और इसी तरह सबसे बड़ी बात है इक्तिसादियात के मैदान में और ख़ानदानी जो ताने बोने हमारी शनाख्त हुआ करते थे वो सारे बिखर रहे हैं। तो गर्ज इस नासूर की वजह से हमें हर तरह का नुकसान है, दीनी नुकसान है, समाजी नुकसान है, इक्तिसादी नुकसान है, आइली निज़ाम का नुकसान है, और सबसे बड़ी बात है कौम मिल्लत को बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है उसकी सेफ्टी के हवाले से, उसकी सलामती के हवाले से। जब ड्रग्स होंगे, जब मनशियात होंगे, जब इस तरह की आवारागर्दी होगी तो इंसान की जानें महफूज नहीं रहेगी, उनका माल महफूज नहीं रहेगा, उनके कारोबार महफूज नहीं रहेंगे, हमारी खवातीन माओ बहनों बेटियों की इज्जतें महफूज नहीं रहेगी। और हद तो यह है कि वो इंसान जो राह पर अकेला चलता है और अक्ल के बुनियाद पर वो चीज़ों को पहचानता है, खालिक और मखलूक की तमीज़ हासिल करता है, हलाल और हराम की तमीज़ हासिल करता है, उसे उसका शऊर भी उसे तो डॉक्टर लतीफ साहब, एक चीज जरा और भी ऐड ऑन कर दीजिएगा। साल 2009 के आदादोशुमार हमने बताए, लेकिन हर गुजरते बरस के साथ, हर गुजरते दिन के साथ हमने इन आदादोशुमार को कम होते कहीं पर नहीं देखा। तो ये जो कानून नाफिज करने वाले इदारे थे, जिम्मेदारान थे, जिनको जो ड्यूटीज दी गई थी, जो फरीज़ा अंजाम देना था, क्या वहां पर असल में नाकामी हुई या बहसियत सिविल सोसाइटी हम नाकाम हुए? कमी आपको असल में नजर कहाँ आ रही है? नतीजा ये कि जो कल हजारों में तादाद थी, 2009 में हम 90,000 के आसपास तादाद बता रहे हैं, वो आज 20 लाख के आंकड़े को लगभग टच करने जा रही है, इससे तजावुज कर चुकी है। मैं समझता हूं कि ये इज्तिमाई नाकामी है, चाहे उसमें तालीमी इदारे हों, कानून नाफिज करने वाले इदारे हों, या उससे पहले वालिदैन का अपनी जिम्मेदारी से आधा बरा होना जी। इसी तरह हमारे कौम के जो साहिब सरवत लोग हैं, बड़े बड़े ताजिर लोग हैं, जिन्होंने अपने कारोबार को यहाँ से समेट करके कहीं पर लगा दिया, जो नौजवानों में बेकारी की शरह बहुत ज्यादा बढ़ गई, तो नतीजतन उन्होंने इसमें अपना हल ढूंढा। तो ये इज्तिमाई बेहिस्सी का नतीजा है। इसमें हम
किसी को एक को मोहरत इंसान नहीं ठहरा सकते। मैं इसमें तालीमी दानिशगाहों को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं वालिदैन की इंस्टीट्यूट को भी जिम्मेदार ठहराऊंगा, मैं इज्तिमाई एहसास जिम्मेदारी के फुकदान को भी इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा। बहरहाल अगर हम देखते हैं कि सांप गुजर चुका है, यानी फितना फैल चुका है, हमारा मुआशरा जो है इस क्या नाम है मौत की दहलीज पर पहुंच चुका है। अब हमें लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं होगा। हमें हर एक इदारे को, हर एक जिम्मेदार को अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक बेदार होना पड़ेगा और अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा करनी होगी। मैं बहैसियत एक दीनी स्कॉलर और एक दीनी तंजीम के जिम्मेदार की हैसियत से मैं अपने लिए और अपनी जमात के लिए और अपनी जमात के इमामों और खतीबों के लिए ये तजवीज़ रखता हूँ और मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि हमारे आने वाले कई जुमा इसी लत की वजाहत और मुआशरे पर पड़ने वाले इसके असरात बाद और इंसानी समाज को इसके खतरात से आगाह करने के लिए होनी चाहिए। इस सिलसिले में कॉन्फ्रेंसें होनी चाहिए, सेमिनार्स होने चाहिए, सिम्पोजियम्स होने चाहिए, वर्कशॉप्स होने चाहिए, लेबोरेटरीज में स्कूलों के तलबा को वो चीजें दिखानी चाहिए कि इन मनशियात के नतीजे में इंसानी अकदार पर और इंसान के जिस्म पर कौन से असरात डॉक्टर साहब ये तो बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताया कि खुतबा आलिम और सब ने अब बात करनी पड़ेगी इस पर, उसके बगैर कोई चारा हमारे पास नहीं। लेकिन क्या ये इंसानी दर्द समझने के लिए उन घरों तक जाना ज़रूरी नहीं है जो इस वक्त से दो चार हुए हैं, जिनके चश्म चराग गुल हो गए हैं? मेरे पास जो आदाद शुमार है, जो बच्चे मर रहे हैं ओवरडोजेस की वजह से, कहीं पर भी उनका रिकॉर्ड नहीं बन रहा है। न पुलिस थाने में उसका रिकॉर्ड बन रहा है, न अस्पतालों के अंदर उसका रिकॉर्ड बन रहा है। इस तरीके का निज़ाम अभी मेरे पास है। तो क्या ये ज़रूरत नहीं है एज ए सिविल सोसाइटी के, एज ए मजहबी पेशवाओं के, कि हम उन घरों तक जाए, पहले उनके दर्द को सुने कि आखिर क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ताकि हम उसको फिर अच्छे तरीके से एलॉबरेट करके सबके सामने रख पाए। क्योंकि जो हम देख पा रहे हैं पिछले कई दिनों से, इंतहाई ख़राब तरीन हालात हमारी रियासत स्पेशली वादी कश्मीर की है। जी गौहर साहब, ये बहुत बड़ी बात आपने कही। मैं समझता हूँ कि जैसा कि आप भी जानते हैं कि हमारे मुआशरे में हर महल्ले में समाज सुधार कमेटियां हैं, इसी तरह मस्जिद इंतजामिया है, इसी तरह मजहबी तंजीमें हैं। मैं ये समझता हूँ कि इनके दरमियान एक तालमेल पैदा करके हमें एहसाइयात शुमारियात करना है, हमें जो है वो सर्वे करना है, हमें देखना है कौन बस्तियां कौन घर। मैं अपनी तरफ से कहूँगा कि हमने कुछ इलाके इसके लिए आइडेंटिफाई किए, कुछ बस्तियां की, हमने वहां पर जाकर इंस्टीट्यूट्स खोले, हमने जाकर वहां पर तालीमी प्रोग्राम्स किए। आज मैं आपको एक ऐसी बस्ती का बताऊंगा कि जो आज से 20 साल पहले 100% ड्रग्स में मुलव्वस थी, लेकिन आज का हमारा कामयाब तजर्बा ये बतलाता है कि ये शहर वहां पर 35 डिग्री तक पहुंच चुकी है, यानी 65% लोग वहां पर इस दलदल से निकल चुके हैं। तो इसी तरह हमें इलाके में आइडेंटिफाई करने हैं, बस्तियां आइडेंटिफाई करें और उन घरों को आइडेंटिफाई करना है जहां किसी न किसी तरह से कोई न कोई शख्स इस लत में पड़ा हुआ है। तो मुझे मेरे ख्याल में दीनी तंजीमों को अपने इज्तिमाई कोशिशों के जरिए से जहां वो मुख्तलिफ मसाइल पर अपने प्रोग्राम्स बनाते हैं, वो इसकी तरफ एक खुसूसी तवज्जो दे, और जिस इलाके में जिस कम्युनिटी या जिस मजहब या जिस सेक्ट के जरिए से समाज सुधार कमेटी या मस्जिद इंतजामिया कमेटी काम करती है, तो उन्हें ये काम तफवीज़ किया जाना चाहिए। डॉक्टर लतीफ साहब, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ आपसे जानना चाहूँगा, आप मजहबी पेशवा भी हैं, आपको कुरान और हदीस पर काफ़ी ज़्यादा दस्तरस्त है, इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूँ हाथ जोड़कर। ये बताइएगा कि अगर मुझे बहस्ती सदर इंतज़ामिया कमेटी, बहस्ती मेंबर कमेटी या बहस्ती किसी मजहबी पेशवा की ये पता है कि ये इलाका जी बहुत ज़्यादा ड्रग्स में है, और इस इलाके से ये भी आइडेंटिफाई है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस कारोबार में लगे हैं, मेरी खामोशी को आप कैसे देखते हैं? कितनी गिरफ्त मेरे ऊपर होगी, नंबर 1। और नंबर 2, कल मैं जाकर जब उसके घर में चाय पीऊँगा, उसकी शादी ब्याह की तकरीब में निकाह ख्वानी करूँगा, उससे चंदा भी वसूल करूँगा, क्या मैं उसे वो लेजिटिमेट नहीं कर रहा हूँ कि भैया तू ठीक है, तू लगा रहे अपनी जगह, हम तेरे साथ हैं? डायरेक्टली इनडायरेक्टली तो हम इस जुर्म में उसका साथ दे रहे हैं। गौर भाई, शरीयत इस्लामी ने या हमारी इस्लामी जो तारीख है वो बता रही है कि किसी भी समाज में लोग 3 तरह के होते हैं। एक वो है जो इस्लाही मिशन
अपने कंधों पर उठा करके चलता है, बुराई को बुराई कहता है, गलत को गलत कहता है, और लोगों को उसे बाहर रहने की अपनी जुबान, अपना हाथ और अपने ज़मीर को उसके सिलसिले में इस्तेमाल करता है। दूसरा तबका है वो जो इसमें कुल्ली तौर पर खुद इन्वॉल्व है। लेकिन तीसरा तबका बीच वाला है जो उनके साथ भी बनाए रखता है, इनके साथ भी बनाए रखता है, लेकिन जब किसी को गलत राह पर चलता देखता है बल्कि उनके साथ मुआशरत रखता है, बुराई को बुराई नहीं कहता है, मुनकर को मुनकर समझ करके नकारता नहीं है, उनको अवहेलना कर रहा है, तो वो बराबर अपने जुर्म में उनके साथ शरीक है। जो लोग इस जुर्म का, इस मनशियात का, इस ड्रग्स का इर्तिकाब करते हैं, जो लोग उनके इस काम पर या तो खामोश हैं या उससे राजी हैं। आप सूरह माइदा की आयत को देखें कि बनी इस्राएल के एक तबके पर लानत इसलिए की गई कि उन्होंने बुराई होते हुए देखा लेकिन उससे नहीं रोका। तो वो लोग भी उस अजाब में, जो गुनाहगारों, जो मुजरिमों को अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से जो सजा आई, तो उस सजा में वो खामोश रहने वाले भी शरीक थे। इसलिए मैं कहता हूं कि सिंपोजियम वर्कशॉप्स के जरिए से इस तरह के लोगों को आप खामोशी का रोजा, आपने मेरे का सवाल रोजा पर मोड़ तोड़ने दिया। की डॉक्टर साहब, मेरा इस्लाह छोटा की सा जानी सवाल चाहिए था, और उन्हें कहना चाहिए कि आज अगर आपके पड़ोसी को, आज अगर उस और आप खामोश रहे, आज इसके घर को सैलाब ने अपने उसमें ले लिया है, कल ये मेरा कल भी आपके आएगा। घर को भी, नहीं, आपके डॉक्टर साहब, बच्चे मेरा को तो भी। यही कहना था ना कि मजहबी पेशवा अगर ये फैसला करे ना कि हमने जनाब उस घर में निकाह खानी करनी नहीं है जिसके ऊपर ये इल्जाम है कि यहाँ पर ड्रग बिकता है, उसका किसी भी तरीके से ड्रग एडिक्शन बढ़ाने में कोई काम है, क्या अगर हम ये फैसला आज कर लें, क्या एक स्ट्रीमलाइन मैसेज नीचे नहीं जाएगी डाउन द लाइन, और ये विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट्स भी होगा, कोई आप पर सवाल भी नहीं करेगा कि आपने ऐसा क्यों किया। अब सख्त स्टेप उठाने की जरूरत है, बजाय ये कि हम चाय कॉफी पीकर राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस करें। ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन की बारी आ गई है। मुझे मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर इस पर काम होगा और हमारे उलमा खासतौर पर निकाह खां इसकी तरफ तवज्जो देंगे, अपने जाती मफादात से ऊपर उठ करके मिली मफादात को, इंसानियत के मफाद को मुकद्दम करेंगे। मैं अपनी तरफ से इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि अपनी जमात, बल्कि जो हमारे दूसरे भी सेक्ट है उनके उलमा से, उनके जो दानिश्वर तबका है उनसे राब्ता करके इंशाल्लाह राय आमा को हमवार करने की जो है कोशिश करेंगे। इंशाल्लाह ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी और ये इंसानियत के तहत एक अजीम कारनामा होगा अगर हम इसके करने में कामयाब हो गए। एक और चीज डॉक्टर साहब जिसकी और आपकी मैंने ऐसी अपनी तरफ से मैं कहता हूं, मैंने ऐसी दर्जनों महफिलें तरक की हैं, ऐसी मजलिस निकाह छोड़ी है मैंने, जहां पर मैंने गैर शरई रस्में होते हुए देखी, फजूल रस्में अमलाते हुए देखी, लेकिन अगर उस चीज के साथ ड्रग्स और मनशियात के इर्तिकाब को भी जोड़ दिया जाए तो मेरे ख्याल में कौम मिलत पर एक बहुत बड़ा एहसान होगा। डॉक्टर साहब, एक आखिरी चीज जो आपसे जानना चाहूंगा, बड़ा इंपॉर्टेंट ये भी है मेरे लिए, क्योंकि अब जो रिसर्च हमारे पास है वो दिल दहला रहा है। मेरे पास ड्रग एडिक्शन सेंटर से रिहैबिलिटेशन सेंटर, जो भी आप कहें, जिस नाम से भी हम उनको याद करें, वो इतना एक्सपेंसिव है कि शायद जिस घर के अंदर कोई बच्चा ड्रग्स ले रहा है उनका सब कुछ लुट चुका होता है। अब उस बच्चे को जब वो इस सेंटर तक लाते हैं और यहाँ पर जितना पैसा उनका लगता है, शायद उसके बाद वो उसको सस्टेन नहीं कर पाते, और यही वजह है कि वो बच्चा भी बाहर आकर फिर वो दीगर चीज़ों में चला जाता है। अब उन घरों तक पहुँचना, क्या ये आपकी, मेरी, हम सब की मिली जिम्मेदारी तो नहीं है कि उनको माली मुआवनत खामोशी के साथ की जाए, बिना किसी शोर शराबे की जाए, ताकि उस बच्चे का इलाज कंटिन्यू कर सके? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इलाज अब नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि उनके घरों में बचा ही कुछ नहीं है, वालिदैन के पास बिल्कुल कुछ नहीं है। मैं इस सिलसिले में समझता हूं कि जो हमारे हुकूमती इदारे, खासतौर पर जो सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट है, इनको तरजीही बुनियादों पर इस तरह के वाक़यात में दखल अंदाजी करनी चाहिए और इस तरह के सेक्ट्स की मदद करनी चाहिए। दीनी जमातें और इनफरादी तौर पर हमारे ट्रेड यूनियन है या इस तरह के जो लोग हैं, जहाँ तक मेरा ख्याल है और जहाँ तक मेरा फील्ड में तजर्बा है, बहुत से लोग, बहुत से एनजीओज इस तरह की हकीर सी कोशिशें कर रहे हैं, लेकिन उसमें इज्तिमाई जिम्मेदारी के एहसास को उजागर करने की जरूरत है। और मैं समझता हूं कि जो ज़कात के मद है, ज़कात के मद में भी इस तरह का पैसा जो है लगाने की जरूरत है कि अगर हमारे कुछ ऐसे लोग या ऐसे तबकात गुर्बत के दलदल में फंसे हैं और वो
वापस निकलने की राह तलाश करते हैं, तो उनकी मावनत की जाए, उनकी मदद की जाए, या उनके रिहेबिलिटेशन के लिए उनके लिए अदविया दवाइयों का बंदोबस्त किया जाए और इन तरह के घरों की माली मदद की जाए। न सिर्फ ज़कात बल्कि आम सदकात के जरिए से भी इन लोगों की मदद की जा सकती है। डॉक्टर साहब, एक चीज़, चूंकि आप सदर है जमीयत अहले हदीस के और आज पूरे जम्मू कश्मीर के लोग आपको सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ज़रूर आपसे ये भी एक एश्योरेंस चाहेंगे, जिस तरीके से आप ट्रांसवर्ल्ड के नाम पर एक इदारा चला रहे हैं, ट्रांसवर्ल्ड यूनिवर्सिटी के नाम पर, और काफ़ी फ़ायदा जम्मू कश्मीर के लोगों को उससे बिला मजहब मिल्लत वहाँ पर मिल रहा है, कि अगर वहाँ पर एक काउंसलिंग का सेंटर भी खोला जाता और इस तरीके से माहिर नफ्सियात को लाकर उन बच्चों की काउंसलिंग की जाती खामोशी के साथ, स्पेशली हमारी बेटियों की, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे पास बेटियों की काउंसलिंग की भी जगह नहीं है और ये दर्द हमारा बढ़ रहा है हर दिन के साथ। जी, बहुत ज़बरदस्त बेहतरीन मशवरा है। माजी में हमने एक दो कोशिशें की हैं, लेकिन बीच में जो थोड़ा सा खला पैदा हुआ, तो हम समझते हैं कि हमें फिर उस तरफ वापस आना चाहिए। इंशाल्लाह मैं आपको अपनी जमात की तरफ से यकीन दहानी कराता हूँ कि जो हम ऐसे डॉक्टरों की खिदमत हासिल करेंगे जो माहिर नफ्सियात हैं और जो इस तरह के जवानों की या इस तरह की बेटियों की जो है काउंसलिंग करेंगे। हम अपने स्कूलों में ऐसे सिम्पोजियम करेंगे, सेमिनार्स करेंगे और हम इस तरह के तबकात को बुलाने की कोशिश करेंगे ताकि अवेयरनेस हो जाए, बेदारी मुहिम छिड़ जाए और इस लत को छुड़ाने में हम कौम मिल्लत की अगर किसी भी सतह पर कोई भी खिदमत कर सके तो ये हमारे लिए एजाज की बात होगी। डॉक्टर साहब, कुरान और हदीस क्या सजा देगा उस आदमी को, उस मोहल्ले के प्रेसिडेंट को, उस खतीब और इमाम को जिसको ये पता है कि मेरे मोहल्ले के अंदर ये 4 लोग ऐसे हैं जो इस दलदल को पड़ाव दे रहे हैं, ये शराब नोशी करवा रहे हैं, ये गलत काम करवा रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी न वो नाम उनका ले रहे हैं न उनके खिलाफ सफारा हो रहे हैं। मैं आपको सबसे पहले कहना ये चाहता हूँ कि कुरान ने मारूफ को की तरफ उजागर नहीं किया और मुनकर को देख करके उसका इनकार नहीं किया। तो शरीयत इस्लाम में इस तरह के मुजरिमीन के लिए लानत का लफ्ज इस्तेमाल कर दिया है। और आप समझते हैं कि शरीयत इस्लामिया में जब किसी जुर्म के लिए लानत का लफ्ज या जहन्नम की वईद का लफ्ज या शरई हद का लफ्ज या अल्लाह के गजब का लफ्ज अगर किसी भी जुर्म के लिए इस्तेमाल हो जाए तो उसे गुनाह कबीरा कहा जाता है। इस तरह के लोग जो इस तरह की चीजें देखते हैं लेकिन फिर वो उस पर अपनी जुबान मोड़ देते हैं, खामोशी इख्तियार कर लेते हैं और समाज को बेदार करने की मुहिम नहीं छेड़ते, खा वो खतीब हो या वो आम लोग हों, तो वो तो कुरान की इस्तिलाह में लानत की वईद के हकदार ठहरते हैं। और ये बहुत बड़ी सजा है, ये बहुत बड़ी सजा है, हमें इससे बचना चाहिए। हमें क्या नाम है, जैसा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, या अल्लज़ीना आमनू अलैकुम अनफुसकुम ला यज़ुरुकुम मन दल्ला इज़ा तदैतुम, ए लोगों अपने आप का ख्याल रखो तो तुम्हें वो शख्स जब तुम हिदायत याफ्ता हो तो किसी का बिगड़ना तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अहले इल्म ने और अहले तफसीर ने इसकी तफसीर ये की है कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम बिगाड़ के शिकार किसी फर्द को देके खामोश रहे। इज़ा तदैतुम का मतलब यह है कि जब तुमने अपने हिस्से की जिम्मेदारी अदा कर दी, जब तुमने हिदायत का काम कर दिया, जब तुमने रहबरी रहनुमाई और बुराई को रोकने का फरीजा आपने अंजाम दे लिया, तब आपको कोई नुकसान नहीं है। लेकिन जब तुम बुराई को बुराई होते हुए देखोगे और तुम उसे बदलने की कोशिश नहीं करोगे, अपनी जुबान को इस्तेमाल नहीं करोगे और उनकी काउंसलिंग नहीं करोगे, तो अल्लाह बचाए ये बहुत बड़ी वईद और अल्लाह ताला की लानत का हकदार ऐसा शख्स बन सकता है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने इमामों से, अपने खतीबों से, अपने असातिज़ा से और कौम मिल्लत के दानिश्वरों से कि वो अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां बांट ले और अपने अपने हिस्से की जिम्मेदारियां अदा करें। जब ऐसा होगा तो आप यकीन जानिए हमें इस दलदल से और अल्लाह के अजाब से निकलने की बेहतरीन सूरत होगी, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया, वमा काना रब्बुका लियुहलिकल क़ुरा बिज़ुल्मि व अहलुहा मुस्लिहून, तुम्हारा रब उस बस्ती को, उस इलाके को उनके गुनाहों की पादाश में तब तक हलाकत और अजाब में डालने वाला नहीं है जब तक ना उस समाज में इस्लाह करने वाले लोग मौजूद हो। इस्लाह करने वाले लोग मौजूद होंगे तो अजाब और गज़ब इलाही और आसमानी और जमीनी आफतों से बचे रहेंगे। लेकिन जब लोग इस्लाह का काम भी छोड़ देंगे तो फिर आसमान से पत्थरों की बारिश हो, जमीन जो है
सुनामी की कैफियत पैदा करे, या खुशक साली और कहत साली की वबा आ जाए, या कोई ऐसा मर्ज फैल जाए जिसके नतीजे में इंसानियत तबाह हो जाए, इस चीज से हमें फिर कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर लतीफ़ अलकंदी साहब, वक्त निकाल कर इस हसास मौजू पर गुफ्तगू करने के लिए। ज़रूरत हम सब ने है, मजहबी जमातें अपने तरीके से ज़रूर सफारा होंगी, मुझे ये उम्मीद है, और पॉलिटिकल पार्टियां गेयर अप कब होंगी इसका मुझे थोड़ा सा इंतज़ार है। मैं सुनना चाहता था उनके मुंह से भी कि वो आखिर क्या कुछ करेंगे, आपको बताएंगे उनकी सूरत हाल, उनसे भी सवाल पूछेंगे इस मामले पर, क्योंकि सूरत हाल ये है कि अगर आज गुफ्तगू नहीं की, अगर आज संजीदा हिकमत अमली आपने नहीं की, तो कल यानी मुस्तकबिल हमारा इंतहाई तारीख होगा, और फिर तारीख लिखने वाले ये लिखेंगे कि सिविल सोसाइटी हो, मजहबी पेशवा हो या सियासी जमातें हों, सब ने खामोशी इख्तियार की और नौजवान को डूबने दिया। फिलहाल छोटा सा ब्रेक होगा जी, यहाँ पर ब्रेक के उस पार आएंगे तो आपको बताएंगे कि आज एक अहम दिन है, SKICC में सबकी नज़रें लगी हुई हैं, क्या कुछ वहाँ पर चल रहा है उस पर बात करेंगे, मज़ीद कुछ और बातें करेंगे। छोटा सा ब्रेक होगा, ब्रेक के फ़ौरन बाद हाजिर होते हैं।